जो आतंकवादी आए थे उनका इलाज होगा और ठोस इलाज होगा इस बार। कुछ स्थानीय लोग जो वहाँ के हैं पाकिस्तान की लड़कियों से शादी करते हैं, उनको अपने यहाँ लाते हैं और फिर वो सिलसिला एक चल रहा है जो हम लोग अभी देख रहे हैं। जब से 14 से सरकार बनी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जम्मू कश्मीर का मुद्दा बहुत हद तक कंट्रोल में है, सब कुछ कंट्रोल में है। नौकरियां तो नीतीश कुमार जी ने दी है, तेजस्वी यादव ने तो दी नहीं है। और अभी तेजस्वी यादव के हटने के बाद भी लाखों लोगों को नौकरियां मिली हैं। 100% सीटें हम लोग जीतने का काम करेंगे। बिहार में 250 सीटें जीतने का लक्ष्य है हम लोगों का। हम लोग जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। पूर्ण बहुमत में प्लान करके पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अब 90 से 5 का शासन देखे होंगे, क्या स्थिति, सड़कों की स्थिति क्या थी। हम लोग को कटिहार जिले में एक कोने से दूसरे कोने जाने में 6 घंटे 7 घंटे लगते। तो लगातार भारत सरकार और बिहार सरकार निरंतर लोगों की अच्छी सेहत के लिए, अच्छी देखभाल के लिए, उनकी ज़रूरत की चीज़ों के लिए सरकार काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार है, लगातार भी तेज नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनी है और आगे भी बनती रहे। न्यूज़ बिहार का खास कार्यक्रम प्रश्न पत्र और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव अब हम लोग उसके मुहाने पे खड़े हैं और ऐसे में जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो सभी तैयारी कर चुकी हैं, रैलियां शुरू हो चुकी हैं, लोगों के नेताओं के अलग अलग जगह पर जनसभाएं हो रही हैं। लेकिन बिहार में जो नेता हैं वो क्या सोचते हैं जनता के बारे में और जनता उनके बारे में कितना जानती है, आज इन्हीं सब बातों को लेकर हम आज प्रश्न पत्र के इस कार्यक्रम में मौजूद हैं। हमारे साथ कटिहार से बिहार विधान पार्षद सदस्य श्री अशोक अग्रवाल जी, हम उनसे आज बात करेंगे और जानेंगे भाजपा की रणनीति को, उनकी रणनीति को और जो बिहार विधानसभा चुनाव में उनका जो रोल रहेगा वो क्या रहेगा और भी कई सारे मुद्दे पर हम बात करेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका श्री अशोक अग्रवाल जी, आपका हमारे इस प्रश्न पत्र के कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। सर, अभी आप जिस तरह से वरिष्ठ नेता हैं, आप काफ़ी टाइम से भाजपा के साथ जुड़े हुए हैं, पहलगाम का मुद्दा को लेकर आप कैसे देखते हैं? जिस तरह से ये घटना हुई, सरकार ने इसे अपनी चूक मानी, सिक्योरिटी की चूक बड़ी चूक मानी। ऐसे में एक सधे हुए नेता और एक जो वरिष्ठ नेता की क्या भूमिका और क्या सोच होगी, इसको लेकर आप कुछ बताएं। सरकार की चूक तो नहीं कही जा सकती है, इंटेलिजेंस फेलियर थोड़ा हुआ है। और जम्मू कश्मीर में जब से 2014 में आदरणीय मोदी जी की सरकार बनी है, तब से लगातार काफ़ी सुधार हुआ था। पहले तो आप देखते थे कि आए दिन पत्थरबाजी, सेना के जवानों के साथ गलत हरकत, ये सब काफ़ी हद तक रुका, बंद हुआ। और इस टाइप के छुटपुट घटनाएं जो हो रही है, इसमें पाकिस्तानी आतंकवादी आते हैं, घटना करते हैं। हमारे सेना के जवान डटे हुए हैं। जो लेप्सेस हुआ है उसको सुधारने की कोशिश हो रही है और लगातार जो आतंकवादी जो आने का रास्ता है उस पर हमारी सेना लगी हुई है और सेना के जवान काम कर रहे हैं। देश के रक्षा मंत्री, देश के गृह मंत्री, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, सेना के तीनों सेना के प्रमुख, सभी लोग लगातार कोऑर्डिनेशन से मीटिंग चल रही है और इसके जो आतंकवादी आए थे उनका इलाज होगा और ठोस इलाज होगा इस बार। सर, सिक्योरिटी चूक की जहाँ तक बात आती है तो उसमें बात ये आई कि जो पहलगाम वाला एरिया है वो 300 किलोमीटर के बॉर्डर से दूरी पर है। तो 300 किलोमीटर अगर वो आ जाते हैं तो जो विपक्षी हैं वो आपके साथ तो खड़े हैं, लेकिन एक बात जो हमेशा सामने आ रही है उनकी तरफ से भी कि सरकार ने चूक तो मान ली, लेकिन ये इस तरह की घटना निंदनीय है। लेकिन एक सवाल बार बार कर रहे हैं वो कि पहलगाम की घटना और इससे पहले जो पुलवामा की घटना हुई, पुलवामा की घटना को लेकर सवाल उठा रहे हैं कि उसकी भी जो अभी तक रिपोर्ट नहीं सबमिट हुई है और पहलगाम घटना को भी अब वो दूसरी दृष्टि से देख रहे हैं, कि कह रहे हैं कि इसमें कुछ साजिश है। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। लगातार देखिए, कुछ स्थानीय लोग जो भी इस बात सामने आ रही है मीडिया के माध्यम से, पेपर के माध्यम से, कुछ स्थानीय लोग जो वहाँ के हैं पाकिस्तान की लड़कियों से शादी करते हैं, उनको अपने यहाँ लाते हैं और फिर वो सिलसिला एक चल रहा है जो हम लोग अभी देख रहे हैं। तो ये बहुत गड़बड़ बात है। तो है कि इसमें जो अभी आदरणीय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जो निर्णय लिया है और जो वहाँ के लोग हैं उनको वहाँ का वापस भेजा जाए, तो उसमें बहुत से तथ्य सामने आ रहे हैं, नई नई बातें उजागर हो रही हैं। इस पर सरकार निश्चित रूप से कड़ाई से ध्यान देगी और
ऐसे जो लोग आने के काम कर रहे हैं अब नहीं आ पाएंगे। विपक्षी इस बात को बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और विपक्ष के टाइम में तो क्या होता था आपको मालूम है। जी आज जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडित जिस तरीके से भगाए गए कांग्रेसियों के शासन में, जी आपने देखा है। जब से 14 से सरकार बनी है, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, जम्मू कश्मीर का मुद्दा बहुत हद तक कंट्रोल में है, सब कुछ कंट्रोल में है और सरकार वहाँ है। 26 जनवरी और हम लोग 15 अगस्त को झंडा फहराते हैं, अमन चैन से लोग घूमते हैं, टूरिस्ट काफ़ी बड़ी संख्या में वहाँ जा रहे हैं। यही बर्दाश्त नहीं है विपक्ष के लोगों को कि टूरिस्ट क्यों आ रहे हैं, क्यों इतनी बड़ी वहाँ पर जो लोगों के साथ में जो काम हो रहा है। घटना के बाद भी टूरिस्ट वहां जा रहे हैं, सड़कें बन रही हैं, पुल पुलिये बन रहे हैं, लोगों को रोज़गार मिल रहा है, लाखों लोग रोज़गार से जुड़े हुए हैं वहाँ के स्थानीय लोग। कुछ छुटभइये लोग हैं जो इस तरीके की हरकत करते हैं, उस पर भी लगाम सरकार निश्चित रूप से लगाएगी। लगाम की बात है तो अभी तो बहुत सारे न्यूज़ चैनल पे भी सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन गया, बीबीसी को भी नोटिस चली गई। लेकिन एक जो मुद्दा है, चूंकि अभी बिहार विधानसभा चुनाव सर पर है और विपक्षी इस बात को मुद्दा बनाकर डैमेज करने की कोशिश करेंगे बिहार विधानसभा, क्या लगता है कि बिहार विधानसभा में इस मुद्दे को वो जोर देके आपको डैमेज कर सकते हैं? नहीं, ये कोई मुद्दा ही नहीं है। विपक्ष के लोग के शासन को भी हम लोगों ने देखा है। 1990 से 2005 का शासन जो है लालू जी का, उसको भी हम लोगों ने देखा है। किस तरह की गुंडागर्दी थी, किस तरह की हत्याएं होती थी, किस तरह की किडनैपिंग होती थी। लोग त्राहिमाम थे और लोग डरे हुए रहते थे, सहमे हुए रहते थे। लाखों लाख लोग बिहार से पलायन कर गए और जो बिहार की स्थिति थी वो छिपी भी नहीं है। जो भी उस दौर के इंसान लोग हैं सभी लोग समझ रहे हैं। और 2005 में जब से एनडीए की सरकार बनी है बिहार में, 20 साल में लगातार जो बिहार का तेज़ी से विकास हुआ है, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, सड़क का क्षेत्र हो, पुल पुलियों का क्षेत्र हो, बच्चियों को पढ़ाई का क्षेत्र हो, बच्चियों को आगे बढ़ने का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में अपूर्ण काम, मतलब बहुत सा मूलचूल परिवर्तन आया है बिहार में। आपने बात की बेरोजगारी, रोजगार को लेकर और महंगाई को लेकर, तो अभी जो हाल में तेजस्वी यादव ने जिस तरह से बड़े मंचों से कहा कि हमने नौकरी दी, और देखा भी ये जा रहा है कि जैसे ही चुनाव आए तो धड़ाधड़ जो नौकरियां बंटनी शुरू हो गई, वैकेंसीज जो मतलब जो खाली सीटें थी वो भरी जा रही हैं। तो क्या इसको चुनाव से जोड़कर देखा जाए? नहीं, ये तो सरकार की लगातार प्रतिक्रिया रहती है कि जो जो विभाग में जहाँ जहाँ नौकरियाँ हैं, जहाँ जहाँ खाली है, सरकार समीक्षा करती है। फिर उस हिसाब से लगातार जब सरकार बनती है तो 5 साल तक हर साल किसी न किसी विभाग की नौकरियां निकलती हैं। उसी कड़ी में जो नौकरियां थी बची हुई, चाहे शिक्षा विभाग की हो या पीएचडी डिपार्टमेंट की हो, पीडब्ल्यू की हो, आरसीडी की हो, बिल्डिंग की हो, सभी डिपार्टमेंट की नौकरियां जो है वो नियुक्तियां की जा रही है। तेजस्वी यादव जिस तरह से नौकरी को लेकर लोगों के बीच जा रहे हैं, काफी एक्सेप्टेंस, वो तो गलत बयानी कर रहे हैं। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री तो हमारे नीतीश कुमार जी थे, तेजस्वी यादव के टाइम में भी जी नौकरियां तो नीतीश कुमार जी ने दी है, वो तेजस्वी यादव ने तो दी नहीं है। नीतीश कुमार जी की सरकार थी और जो नियुक्तियों की प्रक्रिया रहती है, प्रक्रिया बस उस समय संजोग से तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, इसलिए अपने नाम को बजा रहे हैं। आरोप ये लग रहे हैं कि तेजस्वी यादव जब गठबंधन में आए और सरकार में आए, डिप्टी सीएम थे, तो नौकरियां बटी। उससे पहले जब बीजेपी की सरकार थी, गठबंधन में थी, पहले भी नौकरियां बढ़ती रही हैं। उस तरह से लगातार 20 वर्षों में काफ़ी नियुक्तियां हुई हैं और अभी तेजस्वी यादव के हटने के बाद भी लाखों लोगों को नौकरियां मिली हैं। चलिए अब बात करते हैं, चूंकि आप कटिहार ज़िले से आते हैं, तो कटिहार ज़िले का जो प्रभाव है सीमांचल में, अगर मैं बात करूं तो आपके लिए क्या रोल रहेगा बीजेपी के, मतलब इस पूरे चुनाव के लिए किस तरह से आप देखते हैं कि बीजेपी किस तरह से आगे बढ़ेगी? क्योंकि सीमांचल एक बहुत बड़ा मतलब देखा जाए तो ये विपक्षियों के लिए एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है और एक बड़ा सेटबैक है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में भी बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं देखने को मिला। तो ऐसे में आपकी क्या रोल रहेगी इस चुनाव में? नहीं, लोकसभा चुनाव में तो कुछ गलतियां हुई है तो उसको सुधारने का मौका मिला है फिर दोबारा। और लेकिन विधानसभा चुनाव जो है हम लोग मजबूती से लड़ेंगे। एनडीए की सभी घटक दल, चारों पांचों घटक दल, हम लोग मजबूती से चुनाव लड़ेंगे और जो सीमांचल की जितनी सीटें हैं 100% सीटें हम लोग जीतने का काम करेंगे। बात ये हो रही है कि बीजेपी और जेडीयू ने आपस में सारा सीट का बंटवारा कर लिया है, जबकि चिराग पासवान 40 सीट मांग रहे हैं। कुशवाहा जी की तरफ से भी डिमांड, सभी लोगों के साथ मीटिंग चल रही है, सभी वरिष्ठ नेताओं की मीटिंग हुई है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ मीटिंग हुई है, सभी दल के लोग कोऑर्डिनेशन की मीटिंग होती है हम लोग के यहाँ, और मीटिंग के माध्यम से ये तय होना है कि कौन कितने सीट पर लड़ेगा। तो निश्चित रूप से ये सब तय हुआ होगा निश्चित रूप से, और आगे भी
जो हम लोग बेहतर प्रदर्शन करेंगे। इस बार के विधानसभा चुनाव में मुझे लगता है कि बिहार में 250 सीटें जीतने का लक्ष्य है हम लोगों का। हम लोग जीतेंगे, निश्चित रूप से जीतेंगे। पूर्ण बहुमत में प्लान करके पूर्ण बैठे हैं। बहुमत की सरकार बनेगी। सर ये बात तो ठीक है, अच्छी लगती है सुनने में, लेकिन चिराग पासवान का एक बयान आ जाता है इतने दिनों इस बीच में, वो ताड़ी को लेकर अपना बयान दे देते हैं। लेकिन इसको जब राजनीतिक विशेषज्ञ और हम लोग जैसे एनालिस्ट की बात करें तो हम लोग इसको ऐसा देखते हैं कि चिराग पासवान इशारों इशारों में तेजस्वी यादव को सपोर्ट कर रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं तेजस्वी यादव चिराग पासवान फिर से नीतीश कुमार को धोखा देंगे 2020 चुनाव की तरह? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। चिराग पासवान हमारे सीनियर लीडर हैं और मुझे भी नेता हैं। उनके बयानों को तोड़ मोड़ के पेश करने की जो आदत है लोगों की, वही हो रहा है। चिराग पासवान जी इंटैक्ट साथ में हैं और सभी लोग मजबूती से हम लोग चुनाव। तो आप कह रहे हैं कि मीडिया जो है इसको तोड़ मोड़ के पेश कर रहा है? निश्चित से मैं चिराग जी का कोई प्यार नहीं है। अभी भी 2-3 दिन पहले भी मीटिंग हुई है, सभी लोग साथ में थे, तो ऐसी कोई बात नहीं। अच्छा, जीतन राम मांझी को लेके कहा, अभी उन्होंने एक बयान दिया था कि सम्राट चौधरी को लेकर उन्होंने जेपी नड्डा जी से शिकायत की थी, बड़ी बड़ी हेडलाइंस थी अखबारों में। तो इसको लेकर क्या कहेंगे? जीतन राम मांझी कहते हैं कि उनकी पार्टी को का नज़रअंदाज किया जा रहा है, उसकी पार्टी को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। जीतन राम मांझी जी हम लोग वरिष्ठ नेता हैं और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री हैं, और उनके जो लड़के हैं सुमन जी, वो भी बिहार सरकार तो कहने का मतलब एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक एकदम है? सब कुछ ठीक है, सब ऐसे ही हवा की बातें हैं। चलिए बात करते हैं कटिहार की एक बार फिर से। तो कटिहार में अगर मैं बात करूं तो यहाँ के जमीनी मुद्दे अब क्या है भाजपा की ओर से? विकास है, निश्चित रूप से लोगों का तो विकास। 2020 में भी विकास था मुद्दा और अभी 25 ये तो में। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। जी, नए नए बसावट वाले क्षेत्र बढ़ रहे हैं, नए नए लोग नए नए घर बना रहे हैं, तो उनको सड़क की सुविधा, पानी की सुविधा, बिजली की सुविधा, तो ये तो निरंतर जारी रहेगा। जैसे जैसे आबादी बढ़ती है वैसे वैसे क्षेत्रफल में लोग आते हैं, तो उनके लिए सड़क की सुविधा, उनके लिए पानी पीने की व्यवस्था, जल नल की व्यवस्था, बिजली की व्यवस्था, मूलभूत जो सुविधाएँ हैं, ये काम तो सालों भर चलते हैं। देश की आज़ादी के बाद से चल रहा है और एनडीए की सरकार में काफ़ी तेज़ी से चला है। अब 90 से 5 का शासन देखे होंगे, क्या स्थिति, सड़कों की स्थिति क्या थी। हम लोग को कटिहार जिले में एक कोने से दूसरे कोने जाने में 6 घंटे 7 घंटे लगते थे। अभी आप कटिहार जिले का किसी भी कोने से आना हो आपको 1 घंटे से फाइल कहीं नहीं लगता है। तो काफ़ी बदलाव हुआ है। और जो विकास का मुद्दा ये तो चलते रहेगा। मान लीजिए प्रधानमंत्री आवास 020, कल ही नगर निगम की महापौर 327 आदमी को एक साथ में नियुक्ति पत्र दी मकान बनाने का, और 1-1 लाख की राशि उनके खाते में ट्रांसफ़र हो गई। तो लगातार भारत सरकार और बिहार सरकार निरंतर लोगों की अच्छी सेहत के लिए, अच्छी देखभाल के लिए, उनकी ज़रूरत की चीज़ों के लिए सरकार काम कर रही है। डबल इंजन की सरकार है, लगातार भी तेज़ी से तो विकास। बिहार में अगर विकास हुआ पिछले 2020 से 25 में, या पहले 2015 से 20 में, क्रेडिट किसको देंगे? भाजपा को देंगे, नीतीश कुमार की जदयू को? हमारे नेता नीतीश कुमार हैं बिहार में, तो एनडीए के सभी नेताओं को इस बार नीतीश कुमार को चेहरा बना के चुनाव एनडीए लड़ना के है। सभी नेताओं को हम क्रेडिट देंगे। एनडीए में जो भी नेता है मेरे, उन्हीं का देन है जो आज बिहार इस तेज़ी से विकास कर रहा है। मैं कुछ भाजपा नेताओं के साथ बैठा हुआ था पटना में, तो बातें चल रही थी, तो नाम नहीं बताऊंगा, लेकिन वो कह रहे थे कि भाजपा को अपना एक चेहरा देना चाहिए। इस पर क्या सोचते हैं जो कार्यकर्ता हैं आपके? भाजपा में बहुत से चेहरे हैं, भाजपा में चेहरे की कमी नहीं है। फिर और हम चेहरा क्यों नहीं आगे आ रहा है? चेहरा आगे है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन है कि हमारे नेता बिहार में नीतीश कुमार है। नीतीश कुमार की अगुवाई में सरकार बनी है और आगे भी बनती रहेगी। लोग कह रहे हैं कि महाराष्ट्र वाला ही सीन देखने को मिलेगा, चुनाव लड़ जाएंगे फिर बाद में जैसे सीट आएगी। ऐसी कोई बात नहीं है। महाराष्ट्र की परिस्थिति अलग थी और महाराष्ट्र और बिहार की परिस्थिति अलग है। सब स्थिति के हिसाब से काम होता है। चलिए, तो अब बात करते हैं, थोड़ा कुछ आपसे पर्सनल जुड़ने की कोशिश करते हैं। सर, आप कटिहार से आते हैं, तो हमारी जनता आपके विषय में थोड़ा जानना चाहेगी। आप भाजपा के एक बड़े नेता हैं और विधान परिषद भी हैं, सदस्य भी हैं। इसको लेकर थोड़ा ये बताइए कि आपकी जो निजी ज़िंदगी है, ये थोड़ा सा पर्सनल हम लोग बात कर रहे हैं, पॉलिटिकल से हटके आपकी जो निजी ज़िंदगी है उसमें आपकी चलती है या मैडम की चलती है? मैडम की चलती है, मेरी भी चलती है, ऐसी की बात आपकी भी नहीं चलती है। सभी लोग मिलजुल के काम करते हैं। जैसे समाज में लोग मिलजुल के चलते हैं, वैसे घर में भी लोग मिलजुल के चलते हैं। तो कहते हैं कि होम मिनिस्टर का दबाव ज़्यादा रहता है घर में। सब लोग मिलजुल के चलते हैं, सब लोग मिलजुल के काम करते हैं। और हमारी वाइफ महापौर है, महापौर के नाते वो भी जनता की सेवा में लगी रहती हैं और घर में भी बहुत अच्छा तालमेल रहता है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। आप हमारे साथ, हमारे दर्शकों को कुछ ऐसी जो यादें जो आपके कॉलेज लाइफ की हों या आपके
पॉलिटिकल लाइफ की हो, ऐसी चीज़ें जो आपको संघर्ष के जीवन से जोड़ती है या आपके कुछ चुलबुले जीवन से जोड़ती है कि आपने कुछ एक्टिविटी ऐसी की हो जो आपको याद में हो, तो अगर आप हमारे दर्शकों से शेयर करना चाहें तो। जीवन तो संघर्षपूर्ण रहा है। हम लोगों का बचपन से ही काफ़ी मेहनत की, हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करके पहुँचे यहाँ तक, और हरदम सेवा भाव की भावना थी शुरू से ही, और देशभक्ति की भावना थी। बचपन में हम लोग को याद है कि जब स्कूल जाते थे क्लासेस में, तो मन करता था सेना में भर्ती हो हम लोग। मेरी इच्छा रहती थी कि सेना का जवान बने, सेना के देश के लिए काम करें, लेकिन वैसा मौका नहीं मिल पाया, तो हम लोग तो वापस पॉलिटिक्स में आ गए, देश की सेवा बिजनेस में आ गए। बिजनेस करते करते सेवा की भावना थी, लोगों ने मौका दिया, तो 2009 में पहली बार मैं विधान परिषद बना, और तब से लोगों के साथ जुड़ा हूँ। ये कारोबार चल रहा है। हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे, और बिहार विधानसभा को अगर मैं थोड़ा सा साइड भी कर दूं तो क्या होना चाहिए, किस तरह की सोच रखना चाहिए अपने क्षेत्र के लिए, अपने लोगों के लिए? क्योंकि जिस तरह से अभी हिंदू मुसलमान जैसा एक जो चल पड़ा है पूरे देश में, इसको कैसे देखते हैं? हम लोग तो देखिए, जब पॉलिटिक्स में आए हैं तो सेवा भावनाओं को लेकर आए हैं। लोगों की ज़रूरत की चीज़ें पूरी होनी चाहिए। सरकार हमारी है, दिल्ली में भी सरकार हमारी है। लोगों का जो मुद्दा रहता है, जनमानस का मुद्दा रहता है, उसको सर्वोपरि रखते हैं हम लोग, क्योंकि लोगों के वोट से ही सरकारें बनती हैं, बिगड़ती हैं। लोग हमारे लिए सर्वोपरि हैं। हमारी जो पब्लिक है, हमारे जो लोग हैं, सभी लोग, सभी जाति धर्म के लोगों को विकास का साथ चलना चाहिए, सरकार के साथ चलना चाहिए, आपसी भाईचारे के साथ चलना चाहिए, अमन चैन के साथ चलना चाहिए। एक अच्छा माहौल में बिहार आगे बढ़े। बिहार को और बहुत ज़्यादा तरक्की करनी है अभी, और सब प्रदेशों से हम लोग काफ़ी पीछे आज भी हैं। हम चाहते हैं कि यहाँ का पलायन, मजदूर पलायन नहीं करे, यहाँ इंडस्ट्रीज खुले, यहाँ के लोग खुशहाल हों। यहाँ की ज़मीन काफ़ी उपजाऊ है, लोग अच्छे से खेती बाड़ी करते हैं, किसानों को अच्छे दाम मिलें खेत के, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का है कि लोगों की आमदनी दुगनी करनी है। तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री लगे हुए हैं, चाहे किसान सम्मान निधि राशि हो या किसानों के लिए फ्री में बिजली, मात्र 65 पैसे यूनिट में आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बिजली दी है। ये बहुत बड़ी बात है। मुझे लगता है किसी प्रदेश में नहीं होगा, 65 पैसे यूनिट में बिजली किसानों को मिल रही है। ये बहुत बड़ी बात है। आज किसान काफ़ी खुशहाल हो रहे हैं। किसान खुशहाल होंगे तो देश आगे निश्चित रूप से बढ़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। आपने सुना, हमारे साथ जुड़े थे श्री अशोक अग्रवाल, जो बिहार विधान परिषद के सदस्य हैं। उन्होंने बहुत सारी बातें हमसे की। इन्होंने बिहार में जिस तरह से एनडीए की सरकार है, एनडीए में कुछ भी गलत नहीं है, सब कुछ सही है, इंटैक्ट है जेडीयू और एनडीए और चिराग पासवान की एलजेपी और जीतन राम मांझी की पार्टी, तो सभी लोग इंटैक्ट है, कुछ भी गलत नहीं है। मीडिया की बातें हैं, मीडिया ही इस चीज़ को फैला रहा है, ऐसा कहना है सर का। और जैसा कि हमने ज़मीनी मुद्दों को लेकर बात की, तो इन्होंने साफ कहा कि जब किसान आगे बढ़ेगा तो देश आगे बढ़ेगा, और ये बहुत बड़ी बात है। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, और अगर आप चाहते हैं कि हम किसी और पॉलिटिशियंस का इस तरह ही इंटरव्यू करें तो आप उनके नाम हमें ज़रूर लिखें। और आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से अपनी बातें हम तक ज़रूर साझा करें, और बने रहें BMW न्यूज़ बिहार के इस खास कार्यक्रम प्रश्न पत्र में। धन्यवाद। सूर्या हॉस्टल, एक बार अपने बच्चे को जरूर भेजें। सीमांचल का सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल, 4ठी कक्षा से 10वीं तक कोचिंग एवं ट्यूशन निःशुल्क, बेहतरीन और हर सुविधा से लबरेज। हमारा पता है दलन कटिहार। संपर्क करें 7903-464641 पर। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।